Dear students, today we will do chapter number 12, Observing the Sky. And this is the last chapter of your fifth science. So, as you can see here on the screen, it is a beautiful, clear night. And we watch the brilliant display of stars up in the sky. And we generally fascinated and also curious while we are watching the sky. And we want to know why some stars appear bright and some very dim. क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कुछ सितारे काफ़ी चमकदार दिखाई देते हैं और कुछ बहुत डिम दिखते हैं? तो आर दी स्टार्स रियली स्टेशनरी और मूविंग? तो बहुत तरह की क्यूरियोसिटी हमारे माइंड में आती है कि कुछ ब्राइट हैं, कुछ डिम हैं, या वो अपनी जगह पर फिक्स हैं या वो मूव करते हैं स्काई में. आर देयर एनी अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, है ना, हेवनली बॉडीज़, जैसे हमारे स्टार्स और आपके प्लैनेट्स, सन, मून, ये सब क्या हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़, है ना. तो दैट कैन बी सीन इन द स्काई बिसाइड स्टार्स. सो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, है ना. बहुत कुछ दिमाग में आता है अगर आप स्पेस के बारे में सोचना शुरू करते हैं. तो लेट अस फाइंड सम facts about a night sky. So sky watching can be a fascinating experience, and it is best done at a place where there are no bright lights and the atmosphere is clear and without clouds and dust. जब मौसम बिल्कुल साफ हो और बहुत ज़्यादा रोशनी ना हो तो रात को स्काई में आप डिफरेंट हेवनली सेलेस्टियल बॉडीज़ को वॉच कर सकते हैं. So we can observe the sky during daytime and night time. और फॉर 5 days आपकी बुक में एक एक्टिविटी है कि आप ऑब्जर्व करें डे टाइम स्काई को भी और नाइट टाइम स्काई को भी, और 5 दिन तक उसकी सारी वो पिक्चर्स और वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो आपको डे टाइम में दिखाई देते हैं आसमान में और या रात के समय दिखाई देते हैं बिना किसी टेलीस्कोप के, तो वो सारी ऑब्जर्वेशंस आपकी बुक में दिया हुआ है कि आपने वो सारा 5 दिन के लिए ऑब्जर्व करना है. तो बहुत सारी नई चीज़ें होंगी जो आप समझ पाएंगे. Let us talk about daytime sky. We can see the sun and sometimes even the moon during the daytime. The sun dominates the daytime sky with its brightness, and during the day, the sun appears to move थ्रू द स्काई. आपका सन जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ हमें अपियर होता है कि वो मूव कर रहा है, बट इट अपियर्स टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द west. So we now understand that this apparent motion of the sun for us is because of the rotation of earth on its axis with west to ईस्ट. इसका मतलब ये है कि हमें ऐसा लगता है कि जो सन है वो ईस्ट से राइज होके वेस्ट में सेट हो जाता है, डूब जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है. ये अर्थ के अपने एक्सिस पे जो उसका रोटेशन है और वो कौन सा है? वेस्ट टू ईस्ट है. इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि सन जो है ईस्ट से राइज होके सेट हो जाता है वेस्ट डायरेक्शन में. सन इज नॉट एट ऑल मूविंग, आवर अर्थ इज मूविंग, है ना. अब अर्थ की रोटेशन जो है वो वेस्ट टू ईस्ट है. अंडरस्टूड? And we can also sometimes see some planets like Mercury and Venus during early morning hours. As you can see here, Venus and Moon. और इसीलिए हम इन स्टार्स को जो इन प्लैनेट्स को जो है मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार्स भी बोलते हैं. एंड वी कैन सी देम वेरी लो नियर द हॉरिजन इन द स्काई. मतलब आप इन ये जो हॉरिजन कौन सा प्लेस होता है जहाँ पे आसमान और आपका जो अर्थ है ये दोनों आपस में मिलते हुए नजर आते हैं, तो इस तरह के जोन में दिस इज द हॉरिजन प्लेस. तो यहाँ पर ये आपको नजर आ सकता है ना. We all know that moon appears as the brightest and most recognizable object in the sky at night. And in addition to the moon, stars and planets are also the celestial bodies that can be seen in the night sky. रात को
चांद जो है सबसे ज़्यादा जानी पहचानी ऑब्जेक्ट रहता है जिसको हम स्काई में देख पाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो लोग नाइट स्काई को वॉच करते हैं तो धीरे धीरे वो प्लैनेट्स, काफ़ी प्लैनेट्स भी उसमें देख सकते हैं, और कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनको आप विदाउट टेलीस्कोप भी देख सकते हैं, है ना। तो दैट कैन बी सीन इन द नाइट स्काई। और प्लैनेट्स के बारे में हम पिछले चैप्टर में काफ़ी थॉरोली ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और वी ऑलरेडी नो दैट वीनस इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई आफ्टर द सन एंड द मून। और एक वीनस ही ऐसा प्लैनेट नहीं है जिसको आप नाइट स्काई में देख सकते हैं। देयर इज मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड अदर प्लैनेट्स दैट कैन बी सीन इन द नाइट स्काई इवन विद द अनएडेड आईज। मतलब टेलीस्कोप के बिना भी मार्स, जुपिटर, सैटर्न और इनको आप नाइट स्काई में देख सकते हैं। और जो रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स आर वेरी फेंट एंड कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप्स। Talk about stars. So as you can see here, the sun is a star, and it is a star of average brightness, you know. जो बहुत सारे स्टार्स हमें रात को आसमान में हम देखते हैं तो बहुत डिम दिखते हैं, बहुत छोटे भी दिखते हैं, लेकिन हमारे स्पेस में ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं जो सन से बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं, ठीक है। लेकिन सन हमें ज़्यादा ब्राइट दिखाई देता है और ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है बिकॉज सन इज़ वेरी मच क्लोज़र टू अस। अर्थ के काफ़ी क्लोज है सन, और वो जो स्टार्स हैं वो मिलियन टाइम्स दूर हैं हमसे एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। सन और अर्थ का जो डिस्टेंस है और अर्थ का उन स्टार्स से जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और इसलिए सन हमें एक स्फेरिकल बॉल दिखती है, बॉल ऑफ फायर, और स्टार्स जो हैं वो हमें बिल्कुल डॉट की तरह दिखाई देते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जो सन से ज़्यादा ब्राइट हैं, और उनका जो छोटा साइज़ है जस्ट बिकॉज क्योंकि उनका हमारे से अर्थ से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। बाकी जैसे सन की अपनी लाइट है बिकॉज इट्स अ बॉल ऑफ हॉट गैसेस, इसी तरह से स्टार्स भी क्या हैं, बॉल ऑफ हॉट गैसेस। और सारे स्टार्स की अपनी लाइट होती है, जैसे प्लैनेट्स की अपनी कोई लाइट नहीं है, ठीक है, मून की अपनी कोई लाइट नहीं है, लेकिन स्टार्स की अपनी लाइट होती है, ठीक है। तो अगर हम कंपैरेटिवली ये देखिए, इस तरह इतना बड़ा हमें सन दिखता है और स्टार्स हमें ऐसे दिखाई देते हैं, तो इसका रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। We'll study about constellations. So constellation क्या होता है? Constellation is a group of stars that appear to form some recognizable pattern or shape in the sky. एक group of stars होता है जो एक familiar सी कोई structure या shape होती है जिसकी, और ancient time में क्या होता था, पुराने ज़माने में लोग constellations का concept जो था उन लोगों ने develop किया था, उन्होंने recognize किया था stars में कुछ group of stars को जिनकी एक particular shape थी, और वो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था क्योंकि उसकी हेल्प से उनको जो आइडिया मिलता था, डायरेक्शंस का भी मिलता था, टाइम का भी मिलता था, और ज़्यादा सीजन्स का भी मिलता था। तो ये कॉन्सेप्ट पुराने टाइम्स के लोगों ने डेवलप किया था, और आज इसके और अब तो स्पेस पे बहुत ज़्यादा स्टडी होती है, तो जो चीज़ें हैं वो पुराने टाइम से चली आ रही हैं, और अब उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च होके बहुत सारी नए फैक्ट्स हमारे सामने होते हैं। तो बेसिकली कॉन्स्टलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार्स है दैट अपीयर टू फॉर्म सम रिकग्नाइजेबल पैटर्न और शेप इन द स्काई। सो अभी सबसे पहले हम उर्सा मेजर के बारे में पढ़ेंगे। उर्सा मेजर इज़ द मेन, आपको बोलेंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टलेशन हम इसे कहेंगे, और ये स्प्रिंग के दौरान आप इसको स्प्रिंग सीजन में अर्ली पार्ट ऑफ नाइट में आपको ये विजिबल होता है। और उर्सा मेजर एंड उर्सा माइनर, तो ये दोनों जो कॉन्स्टलेशंस हैं इसमें उर्सा मेजर की अगर हम बात करें तो इसे बिग डिपर बोलते हैं, और उर्सा माइनर को हम स्मॉल डिपर भी बोलते हैं। तो उर्सा मेजर और उर्सा माइनर में क्या है कि उर्सा मेजर में ये दो स्टार्स हैं, इनको बोलते हैं पॉइंटर्स, और ये पॉइंट करते हैं इस लाइन में। अगर हम स्ट्रेट आगे की तरफ जाएं तो यहाँ पर हमें उर्सा माइनर का एक लास्ट वाला जो स्टार होता है दैट इज पोल स्टार। तो ये दोनों जो पॉइंटर्स होते हैं ये पोल स्टार की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, फिंगर आउट करते हैं, और इनकी सीधी डायरेक्शन में सीधा जाकर आगे हमें पोल स्टार दिखाई देता है। और पोल स्टार किसका पार्ट होता है? पोल स्टार पार्ट होता है उर्सा माइनर का। उर्सा माइनर
का ये स्टार, ये पोल स्टार है। तो जो डिपर के वो 2 पॉइंटर्स थे वो एग्जैक्टली बिल्कुल इसको पॉइंट आउट करते हैं। तो उर्सा मेजर और उर्सा माइनर के बारे में मैंने आपको बता दिया। सप्तऋषि भी हम इसको बोलते हैं। उर्सा मेजर को, उर्सा मेजर और उर्सा माइनर को हम स्प्रिंग के दौरान हम इनको देख पाते हैं। फिर एक हमारा और कॉन्स्टलेशन है ओरियन, ये विजिबल होता है विंटर्स में। और आपका ये है कैसियोपिया, ये विजिबल इन ऑटम सीजन है। और सेजिटेरियस, लियो, हेरकुलस एंड स्कॉर्पियस, ये सारे जो हैं सारे के सारे हमें ये कॉन्स्टलेशंस के नेम हैं। उर्सा मेजर और उर्सा माइनर का एक आपको मैं कॉम्बिनेशन में दिखा देती हूँ कि ये जो पॉइंटर्स हैं, ये 2 स्टार्स जो हैं, ये देखिए ये दोनों, ये यहाँ पर कौन सा है हमारा, ये हमारा है उर्सा मेजर। और उर्सा मेजर की ये जो 2 पॉइंटर्स हैं, ये 2 पॉइंटर्स हैं, ये यहाँ पर कौन सा दिया हुआ है आपको, उर्सा माइनर। ये स्प्रिंग के दौरान आपको दिखते हैं। तो ये जो ये डायरेक्टली यहाँ पर जो पॉइंट आउट कर रहा है, ये कौन सा स्टार है, पोल स्टार। पोल स्टार को ये, इसीलिए हम इनको पॉइंटर्स बोलते हैं क्योंकि दे पॉइंट टुवर्ड्स पोल स्टार। और पोल स्टार किसका पार्ट है, उर्सा माइनर का। तो दिस इज हाउ आपको ये याद रखना है। Now we'll talk about pole star. A pole star or Polaris is a bright star and it is also known as Dhruv Tara. Dhruv Tara किसका पार्ट है, Ursa Minor का. It is located in the northern hemisphere of the Earth. Not only its brightness but its fixed position at one place makes it different from other stars. इसकी पोजीशन फिक्स क्यों है, उसका एक रीजन है, एज ऑल अदर स्टार्स मूव। दिस यूनिक फीचर इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। ये बिल्कुल अर्थ की रोटेशन की जो एक्सिस है उस पे lie करता है। The north star appears higher up in the sky the more you proceed in the northern direction and appears lower the further you proceed towards south direction. So this is that is why people used to find the north direction with the help of this star. And do you know, it is claimed that pole star is not the brightest star in the sky, but actually Sirius or dog star is the brightest star in the sky. Cassiopeia is a constellation which consists of 5 stars and form a shape of the letter W. The Scorpius has many bright stars and forms a shape like that of a Scorpio. है ना? All these can be seen from our naked eyes. हम constellations को naked eye से भी देख सकते हैं. There are only 88 constellations which are named. And Hydra is the biggest constellation and Crux is the smallest one. Not all the constellations are visible from any one point of the earth. The star maps are typically divided into maps for the northern hemisphere and maps for the southern hemisphere. The season of the year can also affect the constellations that are visible from the point of our location. Due to the Earth's orbit around the sun, these constellations can be seen in different times of the year. The Orion can be seen in winters, Ursa Minor can be seen in spring, Cassiopeia can be seen. Now we will discuss about how we can identify planets in the sky. मतलब planets और stars को हम कैसे distinguish करेंगे, उनके क्या features हैं। जिस अगर आपको वो features मालूम होंगे तो आप night sky को अगर बहुत closely observe करोगे तो आप उनको observe कर पाएंगे कि कौन से planets हैं और कौन से stars हैं। तो planets के लिए क्या है कि planet हमारे काफ़ी close होते हैं as compared to the stars, ठीक है। और प्लैनेट्स हमेशा एक टाइनी डिस्क, एक प्लेट की तरह से फैले हुए से दिखेंगे, जबकि स्टार एक पॉइंट की तरह दिखता है, ठीक है। जो भी आपको आसमान में लगता है दूर से तो रात को सारे ऐसे लगते हैं जैसे स्टार्स ही हैं, लेकिन क्या होता है कि स्टार को हमेशा देखना एक पॉइंट की तरह दिखेगा और प्लैनेट जो हमेशा थोड़ा सा एक डिस्क, एक प्लेट की तरह छोटा सा ऐसे हल्का सा स्टार से डिफरेंट उसकी अपीयरेंस होती है। और जो स्टार्स होते हैं दे ट्विंकल, वो चमकते हैं, और जो प्लैनेट्स होते हैं दे डू नॉट ट्विंकल। ट्विंकलिंग समझ रहे हो आप, थोड़ा सा ऐसे ब्लर सी लाइट, शाइनिंग वाली लाइट, ट्विंकलिंग जो है वो स्टार्स में होती है, प्लैनेट्स में नहीं होती, क्योंकि स्टार्स की अपनी लाइट होती है और प्लैनेट्स की अपनी लाइट नहीं होती। उनके ऊपर सन की जो रेज पड़ती हैं उसकी रिफ्लेक्शन बैक से प्लैनेट्स हमें ब्राइट दिखाई देते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका स्टार्स डू नॉट अपेयर टू चेंज देयर रिलेटिव पोजिशन विद ईच अदर in the night sky.
ठीक है. दे appear to be almost stationary. However, planets change their relative position with respect to each other. तो they appear to move against the background of stationary stars. ऐसा लगता है स्टार्स स्टेशनरी हैं, एक जगह पर रुके हुए हैं और प्लैनेट में हल्का सा मूवमेंट नज़र आपको आ जाएगा. बट ये सब बहुत ज़्यादा आप आपको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ता है, तब आप ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हैं. तो दिस वॉज द रीज़न वाई एंशिएंट पीपल नेम्ड देम प्लैनेट्स. प्लैनेट्स उनको क्या कहा, प्लैनेट्स का मतलब क्या था, वॉन्डरिंग स्टार्स. सो तो अब जैसे हम ये मानते हैं कि स्टार्स जो हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर हमें उनका मूवमेंट नहीं दिखता है, लेकिन अगर हम बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करें कुछ ब्राइट स्टार्स को 1 आवर से भी ज़्यादा, तो हम एक स्लाइट से शिफ्ट देख सकते हैं उनकी पोजीशन में भी इन द नाइट स्काई. बट मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा कीन ऑब्जर्वेशन, बहुत ही ध्यान से की गई ऑब्जर्वेशंस में आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. एंड स्टार्स लाइक द सन अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. हम सन को देखते हैं कि ईस्ट से वो राइज होता है और सेट कहाँ होता है जाके वेस्ट डायरेक्शन में. लेकिन अब हम ये जानते हैं अच्छी तरह से कि सन ईस्ट टू वेस्ट मूव नहीं कर रहा है, बल्कि हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि वो ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहा है. ठीक है, तो ये चीज़ें हैं. बाकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में आता है कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. वी ऑल नो दैट. एंड इसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन अराउंड द सन. और अर्थ की अपनी एक और मोशन है, दैट इज रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस. तो इन दो मोशंस की वजह से अर्थ के एक ही टाइम पे दो तरह के मोशंस में अर्थ है दैट कॉज द सेम स्टार टू अपीयर टू राइज 4 minutes अर्लियर एवरी डे. ठीक है, हर स्टार जो है जो कोई पर्टिकुलर स्टार की आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई ब्राइट स्टार एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आपने आइडेंटिफाई किया हुआ है, तो वही सेम स्टार आपको अगले दिन 4 मिनट पहले मिलेगा. तो अब आप देखिए, ऑब्जर्वेशन बहुत ही ज़्यादा कीन लेवल पे कीनली करनी पड़ेगी, तब आप देख पाएंगे इन सारी चीज़ों को. उसके बाद है वी सी अ होल डिफरेंट सेट ऑफ स्टार्स इन अ स्काई आफ्टर एवरी 6 months. हाँ, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अर्थ जो है सन के अराउंड 6 months में जितना मूव कर चुकी है, तो दिस इज बिकॉज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड इन द 6th month टाइम मूव्स टू द अदर साइड ऑफ द सन. अर्थ सन की दूसरी साइड जा चुकी है, तो आप स्टार्स भी वहाँ पर दूसरे वाले देखेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू विल कंप्लीट योर थॉरोली आप इस चैप्टर को रीड करेंगे और उसके बाद इसके कीवर्ड्स जो हैं वो आप अपनी साइंस की फेयर नोटबुक पे लिखेंगे.